गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर 4 रासायनिक आबंधन एवं आणविक संरचना पाठ का ये अंतिम वीडियो है और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसमें डिस्कस होने वाला है, तो आप लोग जो है ध्यान से सुनेंगे। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है किसी सहसंयोजी तथा आयनिक स्पीशीज़ में केंद्रीय परमाणु की संकरित अवस्था ज्ञात करना। इससे पहले आपने संकरण पढ़ा था, आपने अलग अलग तरह के संकरण पढ़े, sp, sp2, sp3, dsp2, sp3d, sp3d2, sp3d3, आपने ये सब पढ़ा। लेकिन उसके अलावा जनरली कभी हमसे पूछा जाता है कि बताइए मीथेन में किस प्रकार का संकरण है या कार्बन किस संकरित अवस्था में है, तो उनके लिए एक इस तरह के अगर क्वेश्चन कभी पूछा जाता है तो एक ट्रिक यहाँ पे है। देखिए, लिखा है निम्न सूत्र की सहायता से I का मान ज्ञात करें। I आपका इंडेक्स है जो बताएगा कि संकरण की अवस्था क्या है। तो सूत्र क्या लगता है, I इज इक्वल टू GA यानी ग्रुप एडेड। अभी बताऊंगी, मैं क्लियर करूंगी कि इसका मतलब क्या है। I इज इक्वल टू GA प्लस 1/2 देन ब्रैकेट में इनटू, ठीक है, 1/2 इनटू है ये, जब बीच में कोई निशान नहीं है, ये क्या है, मल्टीप्लाई का निशान है। तो I इज इक्वल टू GA प्लस 1/2, फिर ये गुणा का निशान है जो कि होता नहीं है जनरली, मतलब कुछ नहीं है तो गुणा है। अंदर है VE यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस V यानी वैलेंसी माइनस C, और C का मतलब है चार्ज यानी आवेश। अब इनके बारे में देख लीजिए कि GA का मतलब क्या है। दी गई स्पीशीज में केंद्रीय परमाणु से जुड़े परमाणुओं अथवा समूहों की संख्या। कहने का मतलब क्या है, सपोज करिए मैंने कहा कि CH4 में GA कितना है, ठीक है, जिसको हम कहेंगे ग्रुप एडेड। ग्रुप कितने ऐड हो रखे हैं, तो आप देखिए यहाँ पे ग्रुप कितने ऐड हैं या परमाणु कितने ऐड हैं या ग्रुप कितने जुड़े हुए हैं, ये आपको GA बताता है। तो CH4 में देखिए यहाँ पे कोई ग्रुप तो नहीं है, ये परमाणु एडेड हैं यहाँ पे, और कितने परमाणु, 4 परमाणु जो हैं ऐड हो रखे हैं, तो GA कितना होगा, 4 होगा, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए VE का मतलब है केंद्रीय परमाणु के बाह्यतम कक्ष में उपस्थित संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है। अब केंद्रीय परमाणु क्या है हमारा, यहाँ पे कार्बन है। कार्बन के बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो तो आपको परमाणु क्रमांक से पता चलेगा। कैसे लिखेंगे हम, 1s2, 2s2 और 2p2। ये आप देखिए, क्योंकि कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6 होता है, तो 2, 2, 4, 2, 6। लेकिन बाहरी कक्षक में कितने हैं, ये देखिए 4। बाहरी कक्षा में जो दूसरी कक्षा है हमारी वो बाहरी कक्षा है, और बाहरी कक्षा में कितने हैं, 4 मौजूद हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इस तरह देखे जाते हैं। उसके बाद वैलेंसी यानी केंद्रीय परमाणु की संयोजकता कितनी है। केंद्रीय परमाणु की संयोजकता का मतलब होता है कि अभी कितने परमाणुओं से संयोग हो रखा है, तो वो तो हमें देख के ही पता चल रहा है कि 4 परमाणुओं से संयोग हो रखा है, यानी V भी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और C है उपस्थित आवेश, मैंने कहा था चार्ज जो उपस्थित है, तो आप देख रहे होंगे CH4 पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो भी I का मान आता है उसके अनुसार हम बता सकते हैं कि केंद्रीय परमाणु में संकरण अवस्था कौन सी होगी। अब देखिए, ये एक टेबल यहाँ पे दी गई है, लिखा है देखिए सूचकांक I का मान ज्ञात होने पर। अब I का मान अगर 2 आया, 3 आया, 4 आया, 1 तो कभी नहीं आ सकता है I का मान। तो ये वही बता रहा है कि अगर I का मान 2, 3, 4, 5, 6 या 7 आता है तो कौन कौन सा संकरण पाया जा सकता है। देखिए, अगर I का मान 2 आता है तो सीधे आप ध्यान रखेंगे कि वो sp संकरण है। क्यों है sp संकरण, क्योंकि दो संकरित कक्षक वहाँ पे मौजूद हैं, और 2 संकरित कक्षक स्टूडेंट्स किस में होते हैं, S और P में, है ना, एक S और एक P, ये आप ध्यान रखेंगे। अगर I का मान 3 आता है तो 3 संकरित कहाँ मौजूद होते हैं,
sp2 में, एक s और 2 p, 3 हो गए ना। ऐसे ही अगर I का मान 4 आता है तो 4 संकरित कक्षक कहाँ पे मौजूद होते हैं? sp3 में। कैसे? एक s और 3 p, ठीक है। उसी तरह से अगर I का मान 5 आता है तो हमारे पास संकरण अवस्था होगी sp3d। क्यों? एक s, 3 p और एक d, तो 3 और एक 4 और एक 5। ऐसे ही अगर मान 6 आता है I का तो हमारे पास संकरण होगा sp3d2, और अगर मान 7 आता है तो संकरण होगा sp3d3। ये जो विधि है, इसके अनुसार हम किसी भी आयनिक और सहसंयोजी जो यौगिक होते हैं, अभी तक आपने 2 ही प्रकार के यौगिक पढ़े हैं। ऐसे यौगिक जिनमें आयनिक बंध उपस्थित होता है आयनिक यौगिक कहलाते हैं। ऐसे यौगिक जिनमें सहसंयोजी बंध उपस्थित होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? सहसंयोजी यौगिक कहते हैं। तो इस ट्रिक के अकॉर्डिंग दोनों यौगिकों में, यानी आयनिक और सहसंयोजी यौगिक में, केंद्रीय परमाणु की संकरण अवस्था ज्ञात की जा सकती है। अब मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, उन एग्जाम्पल्स को जब आप देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या बताना चाह रहे थे हम आपको। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल लिया गया है BeCl2, बेरिलियम क्लोराइड में किस तरह की संकरण अवस्था होगी, ठीक है। अब देखिए अगर हम यही रूल यहाँ पे अपनाते हैं, ये लिखा था नाम ने I = Ga + 1/2 Ve - V - C। अब देखिए Ga का मतलब क्या था कि कितने समूह या कितने परमाणु केंद्रीय परमाणु से जुड़े हुए हैं, तो 2 जुड़े हुए हैं। लिखा है मैंने कि BeCl2 में केंद्रीय बेरिलियम परमाणु से 2 क्लोरीन परमाणु जुड़े हुए हैं, यानी Ga का मान कितना होगा? 2, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। उसके बाद +1/2 सेम है। अब Ve का मतलब क्या है? संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने मौजूद हैं, और मैंने कहा था संयोजी इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। तो परमाणु क्रमांक बेरिलियम का 4 है, और इसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं? 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। तो V कितना हो जाएगा? 2, यहाँ पे हमने 2 लिखा हुआ है। उसके बाद -V, V का मतलब होता है संयोजकता। संयोजकता को मैंने अभी कहा था, संयोजकता का मतलब होता है कितने परमाणुओं से हमने संयोग किया हुआ है। तो हमने कितने परमाणुओं से संयोग किया हुआ है? 2 परमाणुओं से संयोग किया हुआ है। क्लोरीन के 2 परमाणुओं से संयोग किया हुआ है, इसलिए V भी कितना हो जाएगा? 2। और C होता है हमारा आवेश। आवेश यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यानी शून्य आवेश है। अब यही चीज़ें हम सब यहाँ रखेंगे तो I का बराबर कितना हो जाएगा? 2 + 1/2 -2 -2 -0। अब आप देखिए कि अंदर की जो वैल्यू है ये 2 देखिए 2 में से आप 0 माइनस करेंगे 2 ही है, 2 - 2 करेंगे तो 0 आएगा, यानी अंदर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू 0। अब कोई चीज़ अगर 0 से गुणा होती है तो उसका मान भी कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। और यहाँ पे वैल्यू हो गई 0, तो अब 2 + 0 कितना हो जाएगा? 2, यानी I का मान कितना आया है? 2 आया है। तो हम कह सकते हैं कि संकरण अवस्था कैसी होगी? sp प्रकार की होगी। ये जो आपने sp संकरण पहले पढ़ा था, तो BeCl2 में किस तरह का संकरण पाया जाएगा? sp संकरण पाया जाएगा। तो देखिए ये शॉर्ट ट्रिक है जिससे आप जो है आसानी से किसी भी आयनिक और सहसंयोजी यौगिक में केंद्रीय परमाणु की संकरण अवस्था को दर्शा सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक धनायन लिया है ना, आयनिक यौगिक में मैंने एक धनायन लिया है NH4+, इसको बोलते हैं अमोनियम आयन। देखिए इसमें नाइट्रोजन की संकरण अवस्था क्या होगी, इसको हम निकालेंगे। देखिए यहाँ पे NH4+ में केंद्रीय परमाणु जो नाइट्रोजन है, इसमें 4 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए हैं। दिख रहा है ना, NH4 का मतलब 4 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए हैं। तो Ga कितना होगा स्टूडेंट्स? Ga होगा 4, यानी ग्रुप कितने जुड़े? ग्रुप एडेड, मैंने कहा ग्रुप या फिर आपके जो हैं परमाणु कितने हैं? 4 हैं, ठीक है। +1/2। अब है Ve, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन।
संयोजकता बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं वो हमको कैसे पता चलेगा। नाइट्रोजन का देखिए परमाणु क्रमांक कितना होता है 7, और हम लोग कैसे लिखते हैं नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 और 2p3 है ना। अब देखिए संयोजी कोष कौन सा है, दूसरा वाला, तो कितने इलेक्ट्रॉन हैं 3 + 2 5 इलेक्ट्रॉन हैं, यानी Ve कितनी हो जाएगी 5। लिखा भी है मैंने यहाँ पे कि बाह्यतम कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, तो Ve को लिखेंगे 5। अब है V कितना है, ये वाला V जो है, यानी वैलेंसी कितनी है, संयोजकता कितनी है। नाइट्रोजन के बाहरी कोष में भले ही 5 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, लेकिन वो संयोजकता यहाँ NH4 में कितनी संयोजकता है, संयोग कितने परमाणुओं से किया है, 4 परमाणुओं से। ठीक है, तो V की संख्या कितनी हो जाएगी 4। अब C देखिए, यहाँ पे C है चार्ज यानी आवेश कितना है, तो आवेश तो 1 है, +1 है ना। इसको हम कैसे लिख देंगे, +1 लिख देंगे। अब यही सब चीज़ें हमने पुट की 4 + 1/2 ब्रैकेट में -5 -4 माइनस, अब माइनस का चिन्ह यहाँ लगा है और अंदर में ब्रैकेट में, लेकिन चार्ज तो +1 है ना। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, देखिए प्लस माइनस का क्या होता है, माइनस होता है ना, माइनस, तो ये क्या हो जाएगा 5 - 4 - 1, यानी 5 माइनस, अब माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, लेकिन निशान किसका रहेगा, माइनस का रहेगा, तो ये हो जाएगा 5 - 5। 4 + 1 कितना हो गया, 5 हो गया, लेकिन निशान किसका रहा, माइनस का रहा, ये हो गया 5 - 5। अब 5 - 5 कितना हो गया, 0 हो गया। अब किसी भी डिजिट को आप 0 से गुणा करेंगे वो 0 हो जाएगी, तो ये तो पूरा 0 हो गया, और हमारे पास I का मान कितना आया, 4। अगर I का मान 4 आता है तो मैंने कहा था कौन सी संकरण अवस्था होगी, जहाँ पे 4 संकरित कक्षक मौजूद हों, और 4 संकरित किस संकरण अवस्था में पाए जाते हैं, sp3 संकरण अवस्था में पाए जाते हैं, यानी 1 S और 3 P, ये टोटल मिला के कितने हो गए, 4। इस तरह से आप आसानी से किसी भी यौगिक के केंद्रीय परमाणु की संकरण अवस्था ज्ञात कर सकते हैं। अब ऐसे ही एक ऋणायन का भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, SO4 2- सल्फेट आयन ये है, इसमें सल्फर की संकरण अवस्था ज्ञात करते हैं। देखिए SO4 2- में केंद्रीय सल्फर परमाणु 4 ऑक्सीजन परमाणुओं से जुड़ा है ना, यहाँ पे क्या लिखा है SO4, और SO4 में मतलब कितने परमाणुओं से जुड़ा है, 4 परमाणुओं से, तो यहाँ पे Ga का मान कितना होगा, 4। ठीक है, 4 परमाणुओं से ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, दूसरी बात आती है कि सल्फर के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप सभी को मालूम है कि सल्फर जो है किसके परिवार में आता है, ऑक्सीजन के परिवार में आता है, ऑक्सीजन के बाद क्या आता है, सल्फर, और ये 16वें समूह में आते हैं, इसलिए इसका मान कितना हो जाएगा, इसके बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, 6 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। अच्छा, उसके बाद देखिए आप वैसे सल्फर का जो परमाणु क्रमांक होता है कितना होता है, 16, और अगर हम 16 लिखेंगे तो कैसे करेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p4। अब आप गिनेंगे तो 6 और 2 8 और 2 10 और 2 12 और 4 16, और इसमें से बाहरी कोष कौन सा है, ये वाला है। कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, 6 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। तो यहाँ पे Ve यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी बाह्यतम कक्षा में मौजूद इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 हैं। अब वैलेंसी देखिए कि वैलेंसी कितनी है। देखिए वैलेंसी का मतलब क्या होता है कि कितने परमाणुओं से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे तो 4 परमाणुओं से जुड़े हुए हैं, लेकिन आप जानते हैं कि एक ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है, एक ऑक्सीजन जो है वो आप कह सकते हैं कि जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी होती है, 1 होती है, लेकिन ऑक्सीजन की कितनी होती है, ऑक्सीजन की 2- होती है, 2- होती है। और यहाँ पे कितने ऑक्सीजन मौजूद हैं, 4 ऑक्सीजन मौजूद हैं,
है ना, O4 2- 4 ऑक्सीजन मौजूद हैं, लेकिन एक ऑक्सीजन की संयोजकता होती है 2, तो 4 ऑक्सीजन की कितनी होनी चाहिए, 8। तो अब यहाँ पे देख लीजिए, यही मतलब डिफरेंस क्या था, अभी तक आप समझ रहे होंगे कि Ga यानी ग्रुप एडेड और वैलेंसी तो एक ही है जी, नहीं नहीं, इसमें डिफरेंस है स्टूडेंट्स। ग्रुप Ga का मतलब है ग्रुप एडेड, डायरेक्टली ग्रुप जो ऐड हुए हैं, तो ग्रुप तो 4 ही ऐड हुए हैं, लेकिन ऑक्सीजन जो है ना वो किस तरह का, -2 उसकी जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है, या हम जो है एक ही चीज़ें होती हैं ये सब, ऑक्सीकरण अवस्था अगर आप कहें या फिर आप संयोजकता कहें, तो ऑक्सीजन की कितनी होती है, 2 होती है। और ऐसे केसेस में जबकि 4 ऑक्सीजन वहाँ मौजूद हैं तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी, 4 दूनी 8 हो जाएगी, तो यहाँ मैंने लिख दिया -8। और दूसरा देखिए यहाँ पे C जो है, C का मान यानी चार्ज कितना मौजूद है, -2 मौजूद है, घात में देखिए 2- लिखा है, अब उसकी वैल्यू भी -2 हमने पुट कर दी। और यहाँ पे कितना है आवेश, -2 है, तो कैसे लिख दिया हमने, 4 + 1/2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 6, वैलेंसी है 8, और ये जो चार्ज है ये कितना है, -2। अब आप देखिए ब्रैकेट के बाहर भी माइनस है और अंदर -2 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, 6 - 8 + 2। अब आप देखिए -8 है और +2 है, तो -8 में +2 यानी ये तो माइनस हो जाएगा, 8 में से आप 2 घटाएंगे, क्योंकि प्लस माइनस का माइनस होता है, 8 में से आप 2 घटाएंगे, कितना हुआ, 6। निशान किसका लगा, जो बड़ी डिजिट है, 8 का निशान लगेगा यहाँ पे माइनस। अब 6 - 6 जब आप करेंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। 0 से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, और 4 + 0 कितना होगा, 4, यानी I का मान कितना आया है, 4 आया है। तो हम कह सकते हैं कि SO4 2- में संकरण अवस्था क्या होगी, SO4 2- में संकरण अवस्था वो होगी जहाँ पे कि 4 संकरित कक्षक मौजूद हों, और ऐसी कंडीशन sp3 संकरण में हमें देखने को मिलती है। अच्छा, दूसरी बात आप ये याद रखेंगे कि ऐसी चीज़ें जो है ना, मतलब जैसे अभी यहाँ पे ऑक्सीजन की वैलेंसी हमने 2 कर दी, हाइड्रोजन की हमेशा 1 होती है, क्लोरीन की कितनी होती है, 1 होती है। ऐसा जनरली जो है संयोजकता आपको पता होनी चाहिए, और उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा तत्व कौन से समूह में रहता है, और कॉमन जो आपके तत्व हैं उनकी संयोजकता तो आपको पता ही होनी चाहिए। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये कुछ कॉमन जो एलिमेंट्स हैं इनके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। तो इस तरह से आप लोग जो है निकाल लेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम चलते हैं। ये लास्ट टॉपिक है अनुनाद, और अनुनाद को हम कहते हैं रेजोनेंस। रेजोनेंस ये थोड़ा बहुत आपके 10th लेवल में भी था। देखिए क्या है, अनुनाद एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन है, इलेक्ट्रॉनों का डीलोकेलाइजेशन है, जिसके फलस्वरूप एक ही यौगिक की कई एक समान संरचनाएं इस प्रकार प्राप्त होती हैं कि इनमें से किसी एक संरचना से यौगिक के सभी गुणों की व्याख्या नहीं की जा सकती, लेकिन सभी संरचनाओं की सहायता से यौगिक के सभी गुणों की व्याख्या की जा सकती है। देखिए अनुनाद या रेजोनेंस जो है उन यौगिकों में और उन तत्वों में देखने के लिए मिलता है, नहीं तत्व तो नहीं, उन यौगिकों में देखने को मिलता है जहाँ पे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं। डबल बॉन्ड के केसेस में क्या हो जाता है कि जो इलेक्ट्रॉनों की पोजीशन है वो हम सही जगह से सही तरह से नहीं बता पाते हैं, और सही तरह से ना बता पाने के कारण उनका विस्थानीकरण, जिसको हम डीलोकेलाइजेशन कहते हैं, वो हो जाता है, और डीलोकेलाइजेशन की वजह से ही ये किसी एक संरचना से उस यौगिक की संपूर्ण गुणों की व्याख्या नहीं हो पाती है। अब ये जो कुछ लिखा है इसको आप कैसे समझेंगे, देखिए इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल है बेंजीन। बेंजीन का सूत्र होता है C6H6। जब हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं तो देखिए इसमें 3 डबल बॉन्ड मौजूद होते हैं। इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, ऐसे एक षटकोण बना है, लेकिन षटकोण में
एक डबल बॉन्ड यहाँ लगा है। अब दूसरा डबल बॉन्ड हम इसके बगल में नहीं लगा सकते हैं। क्यों नहीं लगा सकते हैं? क्योंकि वो क्या होगा, एक अनस्टेबल स्ट्रक्चर होगा। यहाँ पे इस तरह से पॉसिबल ही नहीं होता है। कार्बन की संयोजकता ऐसे में क्या हो जाएगी, डिसबैलेंस हो जाएगी। तो एक यहाँ पे है, ये जो 6 कार्बन है, एक यहाँ मौजूद है, एक यहाँ मौजूद है, 2 3 4 5 और 6, और उन्हीं से क्या है, हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड यहाँ होता है, एक डबल बॉन्ड आपका जो है इस जगह को छोड़ के यहाँ होता है, और फिर एक डबल बॉन्ड यहाँ छोड़ के यहाँ होता है। अब ये जो पोजीशन मैंने अभी आपको दिखाई है, यहाँ दिखा रखी है। अब इन डबल बॉन्ड को शिफ्ट करना शुरू कर दीजिए। यानी ये डबल बॉन्ड, इसकी ये स्थायी पोजीशन नहीं है, ये यहाँ भी आके रह सकता है। तो दूसरे में यहाँ दिखा रखा है, लेकिन फिर ये वाला भी इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो इसको यहाँ दिखा रखा है, और ये वाला भी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो इसको यहाँ दिखा रखा है। तो अगर आप बेंजीन का देखिए, अगर बेंजीन के स्ट्रक्चर को आप देखेंगे तो ये वाला भी सही है, ये वाला भी सही है, ये वाला भी सही है। तो यहाँ पे बेंजीन के 3 अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर दिखाए गए हैं, जहाँ पे डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है, अलग अलग है। किसी एक संरचना के माध्यम से हम बेंजीन के सारे गुणों को डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे कि ये जो 2 पोजीशन हैं, ये वाली जो 2 पोजीशन है, इनको कहा जाता है ऑर्थो पोजीशन। ठीक है, ये जो 2 पोजीशन है एक जैसी, इसको कहा जाता है मेटा पोजीशन, और ये ऊपर नीचे इस तरह की जो पोजीशन है, इसको कहा जाता है पैरा पोजीशन। तो किसी भी एक संरचना से हम बेंजीन को पूरी तरह डिस्क्राइब नहीं कर पाते हैं, तो बेंजीन की जो संरचना होती है वो क्या करती है, रेजोनेंस या अनुनादी संरचनाएं, इनको हम कहते हैं अनुनादी संरचनाएं। और बाद में बेंजीन को किस तरह से डिस्क्राइब किया, जब हमने देखा कि इन डबल बॉन्ड की कोई फिक्स पोजीशन नहीं है, कोई निश्चित स्थान नहीं है, तो बाद में इन्हीं इलेक्ट्रॉनों को इस तरह से अंदर इस तरह से दिखा दिया गया। ये जो गोला अंदर बना है, इसका मतलब है डीलोकलाइजेशन ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन्स। अभी मैंने जब सिग्मा और पाई बॉन्ड आपको बताया था, तो मैंने आपको बताया था कि हमेशा जहाँ भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं, तो वहाँ पे पाई बॉन्ड होते हैं। और पाई बॉन्ड किसके कारण बनता है, पार्श्वीय अतिव्यापन के कारण बनता है। ओके, फिर आगे हम देख लेते हैं। देखिए, कुछ इसमें और एग्जाम्पल हैं कार्बन डाइऑक्साइड के। कार्बन डाइऑक्साइड की पोजीशन देखिए कौन कौन सी हो सकती है, कार्बन और 2 ऑक्सीजन के साथ इधर और 2 इधर। अब कार्बन दूसरी कौन सी कर सकता है, यानी ये अगर डबल ये जो दूसरा वाला बॉन्ड है, ये यहाँ शिफ्ट हो जाए। अब यहाँ शिफ्ट हो गया तो इस पे पॉजिटिव आ गया और इस पे नेगेटिव आ गया, इस तरह से भी। या फिर ये वाला बॉन्ड अगर इधर शिफ्ट हो जाए, पहले तो ये दाईं तरफ है, अब बाईं तरफ आ गया, तो इस तरह से, यानी ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। नाइट्राइट आयन आप लोग देख लीजिए, जिसे हम NO2 कहते हैं। NO2 कैसे लिखा जा सकता है, N इधर है, इधर डबल बॉन्ड और इधर सिंगल बॉन्ड, तो जिधर सिंगल बॉन्ड है उधर माइनस लगा है, और यही अब किधर बाईं तरफ है, अब इधर दाईं तरफ भी दिखा सकते हैं। तो NO2 2 तरह की अनुनादी संरचनाएं प्रदर्शित करता है, सल्फर ट्राईऑक्साइड या SO2 भी, सल्फर डाइऑक्साइड भी। सल्फर ट्राईऑक्साइड का एग्जाम्पल देखिए सल्फर बीच में मौजूद है, यहाँ डबल बॉन्ड O, और यहाँ जो है सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड। अब यही इनकी पोजीशन चेंज कर दीजिए। देखिए, अभी हमने डबल बॉन्ड इधर था दाईं तरफ, अब बाईं तरफ ले आइए और अब ऊपर ले जाइए, तो सल्फर ट्राईऑक्साइड भी जो है 3 अनुनादी संरचनाएं प्रदर्शित करता है। तो अनुनादी संरचनाएं तब ज्ञात होती हैं, या हम कह सकते हैं कि अनुनादी संरचनाएं किसी भी यौगिक के संपूर्ण गुणों को जब हम एक ही संरचना से डिस्क्राइब नहीं कर पाते हैं, तो फिर अलग अलग संरचनाएं जो हैं हमें दिखानी पड़ती है, और उन्हीं को हम क्या कहते हैं, अनुनादी संरचनाएं कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये लास्ट टॉपिक था, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। आप लोग वीडियो के अंत में मुझे ज़रूर बताएंगे कि आपको कितना समझ में आया है।